जो है वो एक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लेवल से गुजर के जा चुके हैं। तो एटलीस्ट हमें जो है ना वो फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। अब फॉर्मल ड्रेसिंग कैसी करनी है कि पैंट कोट विद टाई और फॉर्मल शूज आपने पहनने हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग जो है वो अगर लाइक नहीं करते या उन्होंने कभी वेयर नहीं किया पैंट कोट विद टाई, अगर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप लोगों ने एक सूट पहनना है विद वेस्ट कोट। ठीक हो गया। नीचे आपने खेड़ी नहीं पहननी, आपने जो है वो फॉर्मल शूज ही पहनने हैं, लोफर्स नहीं पहनने हैं, आपने फॉर्मल शूज पहनने हैं पॉलिश वाले। समझ आ गई बात की। ये आपकी ड्रेसिंग सेंस आ गई है। अब इस ड्रेसिंग के अंदर आपने वो चीज पहननी है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अगर आपका पैंट कोट आपने जो यूज कर रहे हैं वो आपकी अपनी फिटिंग का होना चाहिए, उसमें आप कंफर्टेबल हो, वहां पे अनकंफर्टेबल ना हो, ताकि आपका ध्यान जो है वो इंटरव्यू के क्वेश्चन पे हो, ना कि अपनी ड्रेसिंग पे हो कि मैंने क्या पहना हुआ है। बात समझ में आ गई। ये थी आपकी जो है ना वो फिजिकल अपीयरेंस। अब जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है, जब स्टार्ट होता है इंटरव्यू तो आपको जो है वो कॉल किया जाता है नंबर वाइज। जिनका पहले इंटरव्यू हो चुका है उनको एक्सपीरियंस होगा कि एटलीस्ट जो है वो 20 कैंडिडेट्स को एक ही लिस्ट के अंदर रखा जाता है। तो वन बाय वन जो है वो लिस्ट पहले पता चल जाती है। जब आप अटेंडेंस देने जाएंगे अपनी, साइन करेंगे, तो वहाँ पे आपकी लिस्ट होगी, आपका नंबर पता, आपको पता चल जाएगा कि मेरा 15 नंबर पे जो है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, अब जब कॉल की जाती है और बाहर ऑलमोस्ट आपके पास कोई एक ना एक बंदा लाजमी मौजूद होता है उनका, तो क्वेश्चन आया कि ड्रेस कोड फॉर फीमेल मींस रिगार्डिंग कलर एंड स्पेशली शूज। अच्छा, अब इसमें ये है कि फीमेल का मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जो जनरल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ें हैं कि जो मैंने सुनी हुई हैं, वो ये है कि आपने जो है ना वो एक सूट पहनना है फीमेल्स को स्पेशली। ठीक है, और सूट ढीला ढाला होना चाहिए, तंग कपड़े नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। और सूट ऐसा हो कि आप जो है वो कवर होके जाएं। अबाया पहनती हैं तो अबाया पहन सकती हैं। ठीक है। वेल को थोड़ा जो है ना वो अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि आपकी वहाँ पे शनाख्त भी होनी होती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं वो भी नोट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वेल आप नहीं कर सकती। ठीक है। और शूज़ के अंदर फॉर्मल शूज़ जो आपके आते हैं, जैसे लाइक सैंडल होता है फॉर्मल का। ठीक है, ऑक्सफोर्ड शूज़ होते हैं, वो आप लोग पहन सकते हैं उसमें। ठीक है, जॉगर्स वगैरह अलाउ नहीं है, हील वगैरह अलाउ नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने ड्रेसिंग करनी है जो आपको सूट कर रही हो। और जो कलर है, कलर आपने धीमे कलर यूज करने हैं, ज्यादा शोक कलर नहीं यूज करने, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। और जो भी आपने, अगर मेल ने शर्ट पहनी है, कोई फॉर्मल शर्ट, तो फॉर्मल शर्ट जो है वो भी एक लाइट कलर की हो, और जो आपके पैंट कोट के साथ सूट कर रही हो। ठीक है, तो ये इस ड्रेस कोड की कलर स्कीम होगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जा रहे थे कि जब आपको कॉल किया जाता है कि सपोज कि आपसे पहले वाला 14 नंबर वाला जो है वो इंटरव्यू दे के बाहर निकला है, तो आपको बुलाया जाएगा। अमूमन हमारी जो प्रैक्टिस में चल रहा होता है, जब भी हम किसी ऑफिसर के रूम में या अपने किसी अथॉरिटीज़ के रूम में या अपने टीचर के रूम में जब एंटर होते हैं, तो हम पहले परमिशन लेते हैं। ठीक है। वो परमिशन का कंसेप्ट ये है कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपको कॉल किया गया है, आप परमिशन वहां पे नहीं लेंगे। ठीक है। आपने सिंपली जस्ट क्योंकि आपको बुलाया गया है और आप इंटरव्यू लेने वाला जो पैनल है वो अटेंटिव बैठा हुआ है कि आपको रिसीव करने के लिए। ठीक है। आपने सुकून से अंदर दाखिल होना है। ठीक है, टाइल नीचे लगी होती है, ज्यादा इस तरह पाँव उछाल के नहीं मारने की आवाज निकले। ठीक है, नॉर्मल सी आपकी जो एक वॉक है, जैसे आप करते हैं, जैसे कदम उठाते हैं सिंपल, उसी तरह का आपने अंदर एंटर होना है। ठीक है। हमारे टाइम में तो जो वहाँ पे डोर होते थे वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते थे, लिहाजा क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर होके चले जाएंगे, उम्मीद है अभी भी वैसे ही होंगे। ठीक है, आप लोग एंटर होंगे। अब जो पैनल है वो ऑलमोस्ट 3 लोगों पे मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर एक जो है वो बीपीएससी का मेंबर होता है, एक आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है वो पर्सन मौजूद होगा, और एक डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा एज अ डीआर। ठीक है, तीनों ने आपसे क्वेश्चंस करने हैं। अब जब आप एंटर होंगे तो आप एंटर होते ही अपनी सीट, जो स्टूडेंट चेयर होगी या कैंडिडेट चेयर होगी, वहां तक पहुंचते हुए आपने अपना सलाम मुकम्मल करना है। ठीक है, ये कुछ कोड्स हैं, ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसमें चेंजिंग भी आ सकती है, लेकिन जो नॉर्मली यूज किया जाता है या पसंद किया जाता है वो इसी तरह है। तो आपने एंटर होते ही आपने डोर जैसे क्लोज होगा, आपने अपना सलाम लेना है, और सबसे पहले आपने फेस करना है जो सेंटर में मेंबर बैठा होगा।
टेबल के सेंटर में जो बैठा होगा, आपने उसको सलाम करना है, और साथ ही बाकी जो दोनों मेंबर्स बैठे होंगे उनकी तरफ भी आपने देखना है। ठीक है, ऐसे नोशन देना है कि जैसे आपने उनको अटेंड किया है, उनको पता चल गया है कि ये कैंडिडेट जो है वो रूम के अंदर एंटर हो गया। अमूमनली ऐसा होता है कि वो कह देते हैं कि आप हैव अ सीट, बैठ जाए। तो आप जो है ना वो अपनी कंफर्टेबल जो है वो पोजीशन में लेके बैठ जाएंगे। आपने क्रॉस फिंगर्स नहीं करनी, क्रॉस लेग्स नहीं करनी। ठीक है, सिंपल आपने जो है वो अपनी इजी होके बैठना है। कोशिश करनी है कि वहाँ पे जो चेयर होती है वो टेक लगा के बैठ जाएं। टेक इस तरह लगानी है कि आपकी कमर सीधी हो, टेढ़ी ना हो, आपका पोस्चर टेढ़ा ना हो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन थी। इन केस अगर आपको वो नहीं कहते हैव अ सीट, या कोई बैठने का इशारा नहीं देते आपको, तो आप थोड़ा सा पाज लेके आप पूछ सकते हैं कि मे आई हैव अ सीट। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके परमिशन लेना आपको ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, आप बैठ गए, उसके बाद फिर आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अगर इंट्रोडक्शन लेते हैं तो ठीक है, नहीं अगर लेते हैं डायरेक्ट आपका नाम लेते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपका स्टार्टिंग प्रोसीजर था कि आपने इंटरव्यू के अंदर अपीयर कैसे होना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? अच्छा, उसके बाद जो है ना वो इंटरव्यू की कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि मुझसे क्वेश्चन इंग्लिश में किया तो मैं अब इसका आंसर कैसे करूं। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि आप बाइलिंगुअल जो है ना वो कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बेटर कम्युनिकेशन है, आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, आप इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं, अगले पे बैड इंप्रेशन नहीं जाएगा कि ज़बरदस्ती बोल रहा है, तो आप जो है ना वो इंग्लिश में आंसर करें। इन केस अगर वो उर्दू में कर रहा है तो आपको बिला वजह इंग्लिश झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश के को यूज़ नहीं करेंगे, आप उर्दू का आंसर करेंगे। प्योर उर्दू नहीं बोल सकते तो मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर लें। ठीक है, इन केस अगर आपको जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चन किया जाता है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, तो आप स्टार्ट इंग्लिश से लेंगे, दो तीन वर्ड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मोड ऑफ लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन आप चेंज करेंगे। ठीक हो गया, जिसमें आप अच्छी तरह से अपने आंसर को कन्वे कर सकते हैं। आप वो जो है ना अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करेंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन में दूसरी चीज ये है कि आप बहस व तकरार नहीं करेंगे। बहस व तकरार से मुराद ये है कि कोई डिस्कशन हो रही है और जो है ना वो आर्गुमेंट देता है आपका मैम इंटरव्यूअर कि नहीं इसका आंसर तो ये होगा, कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये आपकी ओपिनियन है और मैंने जो मेरी रिसर्च है या मेरी स्टडी है उसके मुताबिक इसका ये आंसर है। ठीक है, या इन माय ओपिनियन ये है। इन केस अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जैक्ट मालूम है लेकिन वो आपको चेक कर रहा है, लेकिन उसमें ये है कि आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ये आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है, तब आप उसका स्टैंड ले सकते हैं। वरना अवॉइड करना है कि स्टैंड नहीं लेना, उन्हें कहना कि सर मेरे सिलेबस के अंदर सर मैंने चीज़ ये पढ़ी है। ठीक है, बाकी सर आप जो बता रहे हैं आपका बेहतर नॉलेज है। ठीक हो गया। थर्ड चीज ये है कि इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, उसमें गेस करने की जरूरत नहीं है, तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलेगा, जब आप आंसर करेंगे तो उसमें से उनको आइडिया हो जाता है कि एक्सपीरियंस पर्सन बैठे हुए हैं और इतना उनका जो है वो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू लेने का। तो वो समझ जाएंगे कि ये बंदा जो है वो तुक्के मार रहा है, तो लिहाजा आपको उसमें फंसाने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा अवॉइड करना है आपने ऐसे आंसर से जिसका आपको क्लियर नॉलेज नहीं है, जिस टॉपिक पे आप क्लियरली बात नहीं कर सकते, उसको डिफेंड नहीं कर सकते, तो आपने उसके अंदर नहीं घुसना, उसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। आपने सिंपली सॉरी कह देना है कि सर मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इन केस अगर आपको वो कह देते हैं कि आप जो है ना वो गैस करें, फिर आपने थोड़ा सा पाज लेना है, गैस करना है, जो आपको रेलिवेंट आंसर आता है आप बता देंगे कि सर मेरे ख्याल में ये चीज़ है, तो उसका बैड इंप्रेशन नहीं जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन आपने उनके साथ बहसों मुबाहिस में नहीं जाना, वो ऑफेंड हो जाएंगे। फिर उसमें जो है ना वो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, आपको फेल भी किया जा सकता है। बहस बिल्कुल नहीं करनी है आपने इंटरव्यूअर के साथ। ठीक हो गया। तीसरी चीज ऐसी है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके रेलिवेंट नहीं है। सपोज किया एक स्टूडेंट जो है वो सोशल वर्क का है, तो उससे सोशल कोई ऐसा सोशियोलॉजिस्ट पूछा जा रहा है, उसकी हिस्ट्री या उसकी थ्योरीज के बारे में पूछा जा रहा है जो उसने अपने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ी, तो वो सिंपली ये कह सकता है कि सर ये चीज़ मेरे सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, या सोशियोलॉजी की कोई ऐसी टर्म्स पूछी जा रही हैं या क्रिमिनोलॉजी का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपके रेलिवेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये चीज़ मेरे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, तो उसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं जाएगा। हाँ, इन केस ये ना हो कि आपने पढ़ा ना हो और आप कह दें कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है,
और बंदा भी वो सोशल वर्क का या सोशियोलॉजी का रेलिवेंट बैठा हुआ है, और आप उसको निगेट करें, ये गलत होगा। जो चीज़ आपको श्योर है आपने वही बतानी है। बात समझ में आ गई। और दूसरा, डिपार्टमेंट के हवाले से आप लोग काफ़ी हद तक कंफ्यूज लग रहे थे मुझे। आसिफ साहब और नईम साहब ने आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। उसका मकसद ये था कि आपको डिपार्टमेंट की डीप नॉलेज जो है ना वो मिल जाए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। डिपार्टमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, बेसिकली उसका मकसद होता है अपने उसके पास जो ऑफिसर जूनियर आ रहा है उसकी सूटेबिलिटी देखना। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि आपकी फील्ड जो है वो इस जॉब के रेलिवेंट कैसे है। ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आप जो है वो इस सीट के लिए अपने आप को कैसे फिट साबित करते हैं। ठीक है। उन्होंने सूटेबिलिटी देखनी होती है। या वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या बाकी चीज़ें आपसे डिपार्टमेंट के हवाले से नॉलेज पूछ के, करेक्शनल सर्विसेज के हवाले से क्वेश्चन करके आपका नॉलेज चेक कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैं आपको एक आंसर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैं सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में इंटरव्यू के लिए गया। तो मुझे इंटरव्यू कहता है कि अच्छा बताएं मुझे, आपने कभी थाना विजिट किया? तो अब मैं ठहरा शरीफ आदमी, तो मैंने कभी थाने गया ही नहीं था और मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैंने उसको ये बताया कि मैंने कहा नहीं सर, मैंने कभी थाना विजिट नहीं किया। तो मुझे कहते हैं क्यों, आपको पुलिस से डर लगता है? तो मैंने उसको ऐसे आंसर किया कि नहीं सर, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मेरा कोई इस तरह का कभी कोई मामला बना नहीं है, ना फैमिली के अंदर ना दोस्तों के अंदर, तो लिहाजा मेरा पुलिस के साथ इंटरेक्शन हुआ नहीं है। बाकी वैसे कहीं पे जो है वो रास्ते में आते जाते तलाशी या इस तरह का इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन बेसिकली थाने के साथ जो है ना वो मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा। ठीक है। वो इंटरेस्ट चेक कर रहे होते हैं कि इस बंदे का क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या इस बंदे को कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो से मैं एज लाइक इस तरह आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि ये बंदा जो है वो क्राइम से भागता तो नहीं है, क्रिमिनल के साथ डील करना इसको मुश्किल तो नहीं लगता। क्योंकि सूटेबिलिटी चेक कर रहे हैं ना बेसिकली, कि आप एज अ प्रोबेशन ऑफिसर काम करेंगे तो आपको क्रिमिनल के साथ कोई ट्रस्ट है कि नहीं है। जैसे फीमेल्स के लिए अक्सर होता है कि उनको मसाइल होते हैं, क्रिमिनल से डरना, फोबिया टाइप होता है। तो इस तरह उन्होंने एक सूटेबिलिटी आपकी देखनी है जिसमें डिपार्टमेंट का ओवरव्यू होगा। ठीक है। ओवरव्यू से मुराद उनके डिपार्टमेंट का फंक्शन होगा, डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होंगे। ठीक है। डिपार्टमेंट का जो लॉ है उसमें जो मोस्ट ऑफ द रेलिवेंट चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोबेशन कौन से लॉ के तहत होती है, पैरोल कौन से लॉ के तहत होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर क्या है, ड्यूटीज ऑफ पैरोल ऑफिसर क्या है। ठीक है। तो सेम इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, कि ऐसे नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज में चले जाएं कि जी आप जो है ना वो बताएं कि पैरोल के अंदर, पैरोल के लिए जो लाइसेंस मिलता है उसका कौन सा फॉर्म होगा। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन करना जो है ना वो इरेलीवेंट है। ये तो एक ऐसा बंदा जिसका एक्सपीरियंस हो उससे क्वेश्चन ऐसे किस तरह का किया जा सकता है। मैं आंसर करता हूँ, बाकी आपके जो क्वेश्चन है ना, तो मैं एक दफ़ा फिलहाल आपको डिपार्टमेंटल कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों को इस हवाले से क्लियर कर दूं। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें लाजमी आपने ओवरव्यू में लेके जानी है। जैसे डिपार्टमेंट के रिलेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, एक्ट है। ठीक है। एक्ट और ऑर्डिनेंस में फ़र्क है। ये चीज़ें जनरल है। ठीक है। ये चीज़ें हर बंदे को पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज़ तैयार करनी है, मिस हो गई थी, वो नोट कर लें। बेसिक राइट्स जो हैं पाकिस्तान के, जो उनको क्या बोलते हैं सर? सिटीजन राइट्स। सिटीजन राइट्स जिनको बोलते हैं, 8 से आई थिंक 18 तक या 17 तक है। तो ज़्यादा अगर 25 तक भी जाते हैं तो वो एक दफ़ा देख लें आप लोग। फंडामेंटल राइट्स, हाँ ये बच्चे ने अच्छा बताया। फंडामेंटल राइट्स जो है ना उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको डीप, एक लॉ का स्टूडेंट हो तो वही आंसर करे। ये हर बंदे का एक जो है ना वो जनरल जैसे नॉलेज कह सकते हैं वो चीज़ें। समझ आ गई बात की? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके आर्गन कौन कौन से हैं, पुलिस है, उसके बाद जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन है, उसके बाद आपकी जेल आ जाती है, पंजाब प्रोबेशन पैरोल सर्विस है। हर बंदे, हर आपका डिपार्टमेंट का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि प्रिजन, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना। ठीक है। क्राइम को कंट्रोल करना। उसके अलावा आपकी जुडिशरी प्रोसिक्यूशन है, उसका काम है कि आपकी जो प्रोसेस होता है जस्टिस का, उसको आपने जो है ना साफ शफाफ लेके आना है। कोई चीज़ उसमें अगर मिसिंग है तो पुलिस के हवाले से तो वो उसको क्लियर करता है। ठीक है। चालान के हवाले से जुडिशरी की हेल्प करना होता है। जुडिशरी का काम होता है कि उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग देख के उसका फैसला करना होता है। फिर फैसला जब हो गया उसके बाद या प्रिजन में जाएगा या प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस के पास आएगा।
जो ये चीज़ें जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए। प्रिजन का जो है वो कस्टोडियल ट्रीटमेंट है, प्रोबेशन का और पैरोल का जो है वो नॉन कस्टोडियल ट्रीटमेंट है। नॉन कस्टोडियल ट्रीटमेंट होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो आसिफ साहब ने आपको बताए। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये एज लाइक इस तरह का जो है ना क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर के हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रोबेशन ऑफिसर होता है क्या है, कि एज करेक्शनल ऑफिसर होता है, ठीक है, उसका काम होता है कि नीड बेस्ड असेसमेंट करके उसका ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना। ये सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो RNR इसको सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इसका जो टूल है। इसके अलावा जो सोशल वर्क वाले हैं वो एज अ केस वर्क इसको देखते हैं, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉब्लम्स फाइंड करके उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है, ठीक है। तो एज लाइक आपसे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं होती। इन केस अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन किया जाता है जैसे फॉर्म्स के हवाले से, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेशन ऑफिसर या पेरोल ऑफिसर इन केस अगर कोई बंदा वायलेशन कर रहा है तो उसका क्या होगा, ठीक है, उसकी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिपार्टमेंट लेवल तक होते हैं, जो इन सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको उनके नॉलेज की चीज़ें हैं। तो आप उनमें ये कह सकते हैं सिंपली कि सर मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने लॉ जो है वो प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विस का या गुड कंडक्ट प्रिजनर प्रोबेशनर रिलीज एक्ट जो है वो मैंने जस्ट ओवरव्यू पढ़ा है उसका। तो उसके उसमें ये चीज़ें मैंने जो है ना वो डिस्कस स्टडी की हैं। बाकी डीप नॉलेज मेरे इल्म में नहीं है। तो इंशाल्लाह जब जो है वो हम इस सर्विस का पार्ट बनेंगे तो ये चीज़ें जो है वो डीपली जो है ट्रेनिंग के अंदर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको ना बड़े अच्छे से अंदाज के अंदर उसको फील नहीं करवाना कि आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे रेलिवेंट नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा सब्जेक्ट जो है वो सोशल वर्क था या